शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। रात का पिछला पहर था जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों के साथ हिना के हंसने की आवाज़ टकराई। हिना, हिना कहाँ हो तुम? मैंने देखा तो हिना बेड पे नहीं थी। हिना मेरी 8 साला बेटी, वो कुछ अरसे से इस तरह से हुई हुई थी। मेरा नाम सारा है और हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। तकरीबन पिछले 3 सालों से मेरी बेटी जिसका नाम हिना है वो कुछ अजीबोगरीब सी पुरसरार सी एक्टिविटीज़ करने लगी। पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी जिस तरह बाकी बच्चे होते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग आउटिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। हम लोग एक पार्क में थे, शाम का वक्त था। तो हिना नॉर्मल जिस तरह से झूले लेते हैं वैसे झूले ले रही थी। झूले लेते लेते एकदम से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और ये कहने लगी कि मम्मा मुझे बचा ले, वो आंटी मुझे उठाकर लेके जा रही है। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मैं उसकी आवाज़ सुनकर जब उसकी तरफ भागी तो वो झूले से उतरकर एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। मैंने उसको जल्दी से जाकर उठा लिया और पूछा कि क्या हुआ, कौन सी आंटी? तो वो सामने इशारे करके कह रही थी वो सामने आंटी खड़ी है, जबकि वहां पर कोई भी नहीं था। मैं फौरन से हिना को लेकर घर वापस आ गई। उसके बाद से अक्सर ऐसा होने लगा। शाम का वक्त जब होता था, मगरिब के बाद या इशा के बाद, हिना सीढ़ियों में जाकर बैठ जाती थी और मुसलसल एक कोने में देखती रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि आखिर ये क्या करती है। पहले मुसलसल एक कोने की तरफ देखती रहती थी और फिर कभी हंसती थी तो कभी बातों के जवाब देती थी। मैं जब भी उससे पूछती थी तो वो ये कहती थी वो आंटी मुझसे मिलने आई है, वो आंटी बहुत अच्छी है, आंटी मेरी फ्रेंड है, जबकि सीढ़ियों में कोई भी नहीं होता था। मैंने ये बात जब अपने हस्बैंड को बताई तो उन्होंने ये कहा कि इसको हम किसी को दिखा देते हैं, किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा सच तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात बच्चों में इस एज में एक बिहेवियर डेवलप होता है, वो खुद से एज्यूम कर लेते हैं कुछ करैक्टर्स को। कभी कभी वो अपने टॉयज़ के नाम रखते हैं, उनसे खेलते हैं, बातें करते हैं। इसी तरह से वो अपने माइंड में कुछ करैक्टर्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी कोई करैक्टर भी हो सकता है कि वो किसी को अपनी दोस्त मानती है। उन्होंने हमें सेटिस्फाई कर दिया। हम लोग वापस आ गए। हमें डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि आप इसके लिए कुछ नए खिलौने लेकर आए, तो फिर आप देखिए कि इसके बिहेवियर में कोई चेंज आता है या नहीं। हम लोग टॉय शॉप पर गए, वहाँ पर हमने उसको उसकी पसंद के खिलौने भी लेकर दिए। वो वापस आ गई। जब घर आई कुछ देर वो खिलौनों के साथ खेलती रही। वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। सर्दियों का मौसम था। मैं जानबूझकर उसके रूम में बैठना शुरू हो गई, अपने सामने उसको रखना शुरू हो गई कि मुझे पता लगे ये क्या करती है। एकदम से अपने खिलौनों से खेलती खेलती मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो बाहर की तरफ देखने लगी है। उसको जिस तरह किसी की आवाज़ आई है, खिलौना हाथ में लेकर वो खड़ी होकर बाहर देखने लगी। तो मैंने पूछा, हिना किधर जा रही हो, किसको देख रही हो? उसने फौरन से अपना खिलौना वही फेंका और बाहर भागी नंगे पाँव। मैं उसके पीछे भागी तो वो सीढ़ियों में खड़ी होकर हंस रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से उसे उठाया तो वो रोने लगी और ये कहने लगी मुझे आंटी के पास जाना है। जब मैं उसको उठाकर कमरे की तरफ लेकर आ रही थी, मुझे बाकायदा तौर पर लगा जिस तरह से उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है और मैंने उसका हाथ किसी से छुड़वाया हो। मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई। उसी रात हिना को बहुत सा बुखार भी हो गया। मैंने अपनी अम्मी से बात की और उन्हें सारी बात बताई कि मुझे शक पड़ रहा है कि शायद इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर हो गया, कोई बसेरा हो गया। मुझे लगता है
पार्क में ये किसी चीज़ को देखकर डरी है या इसके ऊपर झूले लेते हुए कोई चीज़ आई है, तो मैं क्या करूँ। अभी ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से बात करती हूँ, अगर किसी साहिब इल्म का पता चलता तो बच्ची को एक दफ़ा दिखा देते हैं। इसी तरह से 15-20 दिन गुजर गए। कभी कभी वो बीच में से नॉर्मल हो जाती, मैं दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी पढ़ के उसे पानी दम करके पिलाती, दूध पिलाती, तो वो 1-2 दिन तो नॉर्मल गुजर जाते, फिर से वही काम शुरू हो जाता। इसी दौरान एक साहिब इल्म का पता चला, उसके पास हम लोग हिना को लेकर गए। मेरे शोहर इन बातों पर बिलीव नहीं करते थे, फिर भी उनको मैंने इस चीज़ के लिए बड़ी मुश्किल से समझाया कि हमें एक दफ़ा इस साइड पर भी जाना चाहिए। तो जब जाकर उसको वहाँ से दम वगैरह करवाया तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो जो साहिब इल्म थे, बुजुर्ग जो दम कर रहे थे, वो उनसे डर रही थी। उन्होंने जब दम किया, उनका ये कहना था कि इस बच्ची के पीछे एक पिछल पैरी चुड़ैल लगी हुई है। जिस पार्क में आप इसको लेकर गई थी वो उस टाइम मगरिब के बाद का वक्त था। मैंने कहा कि जी बिल्कुल मगरिब के बाद का ही उस टाइम वक्त था। उन्होंने कहा कि मगरिब के बाद जितने भी झूले होते हैं उनके ऊपर जिन्नात के बच्चे, चुड़ैलें, आफतें ये झूला झूलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके झूलों को रात में नहीं उनको लिटाना चाहिए, और उनके झूलों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रख देना चाहिए कि वो हिले ना। आपने इसको बिठाया, वहाँ पर वो मखलूक मौजूद थी, उसने इस बच्ची को देख लिया और इसके ऊपर हावी होगी, इसके ऊपर उसका साया हो चुका है। ये मखलूक बच्ची को बड़े खूबसूरत रूप में अपना आप जाहिर करती है, उसके साथ खेलती है, उसके साथ बातें भी करती है। आप इसके कमरे में महसूस करेंगे तो इसकी चीज़ें आप रखेंगे कहीं और आपको मिलेगी कहीं और से, क्योंकि वो इसके कमरे तक भी आती है। हम तो बहुत डर गए कि अब हम लोग क्या करें। उन्होंने कहा एक तो बच्ची को अकेले बिल्कुल भी नहीं सुलाना, इसको अपने पास सुलाया करे, जबकि हमारे पास ही वो सोती थी। बस कभी कभार होता था कि वो शोर मचाती थी, खेलती थी, तो मैं साथ वाले कमरे में इसको सुला देती थी, उसके पास ही मैं भी लेटी रहती थी। तो मैंने सोचा कि अब हम इसको अपने रूम में ही सुलाएंगे। फिर उन्होंने दम किया और एक तावीज़ दिया और कहा कि ये तावीज़ इसके गले में पहना दें और ये तावीज़ उतरना नहीं चाहिए। हम लोग हिना को लेकर घर आ गए। इसकी आंखें बड़ी रेड हुई हुई थी, वो जिद कर रही थी कि मुझे उस कमरे में जाना है। पहले वो जिद करती थी मैंने इस कमरे में रहना है, तो मेरे हस्बैंड जो थे उनको ऑफिस जाना होता था, तो इसलिए मुझे ये टेंशन होती थी कि ये शोर शराबा करती, उनकी नींद डिस्टर्ब होती थी। लेकिन अब वो भी यही चाह रहे थे कि ये हमारे पास ही हो, देर रात के खेलते रहना। फिर वो कहती थी मैंने उस कमरे में बैठना है। बुखार भी था, थोड़ी सी तबीयत भी उसकी अजीब सी हुई हुई थी, तो मैं उसे लेकर उधर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो उसे भूख लगी, तो मैं उसके लिए खाने के लिए किचन में कुछ लेने के लिए गई। जब मैं कमरे में वापस आई तो हिना रूम में नहीं थी। मेरी जान ही निकल गई कि वो कहाँ पर चली गई है। सीढ़ियों की तरफ भागी, वहाँ पर भी नहीं थी। बाथरूम देखा, वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने मेरे हस्बैंड को जगाया और ये कहा कि हिना तो कमरे में है ही नहीं, कहीं ना घर में है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि वो घर में नहीं है। एकदम से जब हम लोग कमरे के अंदर आए जहाँ पर वो खेल रही थी, उसका एक टॉय बजने की आवाज़ आई। देखा तो वो बेड के नीचे बड़े अजीब अंदाज में लेटी हुई थी। उसकी आंखें उस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, उनमें बहुत चमक थी। हम उसे बाहर बुला रहे थे, वो बाहर नहीं आ रही थी। और उससे गले में जो अपने तावीज़ पहनाया था वो तावीज़ उतार कर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। हमने उसे बड़े प्यार से बाहर बुलाया, नहीं आती थी। कहती थी मैंने बाहर नहीं आना, मैंने इधर ही लेटना है। यहाँ से मुझे वो आंटी नज़र आ रही है। हमारी पूरी बात सुनकर जान निकल गई कि ये मखलूक अभी भी इसके सामने आ रही है। उसी ने उसको कहा कि अपने गले से तावीज़ उतारो। उसे बाहर निकाला, बाहर बिठाया, बड़े प्यार से उसको समझाया कि तावीज़ गले से नहीं निकालना, ये गले में रखना है। जो आपको आंटी नज़र आती है वो एक विच है, वो आपको उठाकर ले जाएगी। इस तरह से उसको हमने डराने की कोशिश भी की। थोड़ी सी वो डर भी गई और उसने कहा कि मैं अपने गले से ये चीज़ नहीं उतारूंगी। फिर उसको उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। जब हमारे पास वो सो रही थी उस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा डरती थी। अब तावीज़ की बाकायदगी हम लोगों ने रखी, उसका ख्याल रखते थे, उस पर दम वगैरह करते थे। इस तरह से वो मखलूक उसको नज़र आना बिल्कुल बंद हो गई। अल्लाह का शुक्र है 3-4 माह गुजर गए। इन बिटवीन भी हम लोग उसको दम करवाते रहते थे। करते करते साल गुजर गया।
हम लोग भूल गए, नॉर्मल हो गए कि इस पर कभी कोई ऐसे असरात भी हुए थे। वक्त गुजरता गया, 2-3 साल गुजर गए, वो बिल्कुल ठीक रही। ना वो मखलूक दोबारा नजर आती थी, ना वो कोई ऐसी हरकत करती थी सीढ़ियों में जाकर बैठने वाली, छुपने वाली, हंसने वाली या ये कहने वाली कि मेरे सामने कोई आंटी है। 3 साल के बाद मेरे देवर की शादी थी, तो हम लोग जैसे वहाँ पर थे शादी में, और वहाँ पर पता नहीं चला कैसे बच्चों के साथ या फिर तैयार होते होते वो तावीज़ कहीं उसके गले से उतर गया। बहुत हिफाजत हमने उस तावीज़ की थी। वो बस फंक्शन में मैं भी इतनी बिजी थी। जिस रात हम लोग बारात लेकर आए थे, अगले दिन वलीमा था, तो उसकी तबीयत एकदम से बड़ी ख़राब हो गई। हिना की चीखें मारने लग गई। अब वो उतनी छोटी नहीं थी, 3 साल गुजर गए थे, माशाल्लाह वो बड़ी हो रही थी। चीखें मारती मारती वो छत की तरफ भाग गई। सख्त सर्दी का मौसम, रात का टाइम, 12:30 पौने 1 बज रहे थे। छत पर भागती भागती जाकर ऊपर जो 3rd फ्लोर था उसके दरवाजे के कोने में बैठकर रोने लग गई, अजीबोगरीब आवाज़ों में। जब मैं उसके पीछे भागी तो वो बड़े अजीब अंदाज में बैठी हुई थी, पूरा सर अपने घुटनों के अंदर करके। मैं उसको बुला रही थी, तो जब उसने मेरी तरफ देखा उसकी आंखें बहुत रेड थी और वो मेरी तो बहुत गुस्से से देख रही थी। मैंने जल्दी से कहा कि क्या बात है, इधर मेरे पास आओ। मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी। उसने मुझे बहुत जोर से पुश किया कि मैं सीढ़ियों से गिरती गिरती बची। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो आए, उन्होंने इसको उठाने की कोशिश की, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई, उसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई। बच्चियों की आवाज़ नहीं थी वो। हम लोग बहुत डर गए। जल्दी से मैंने उसका गला चेक किया, उसके गले में तावीज़ नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा इसके गले में तावीज़ नहीं है, अब हम क्या करें। हम थे भी शहर से बाहर, यानी हम लोग उस वक्त मियांवाली में थे। अब ढूंढ ढूंढ के पूरे घर में, इतना बड़ा घर, इतने लोग वहाँ पर आए हुए थे, इतने रिलेटिव्स थे, कहाँ गिरा, घर में गिरा, घर से बाहर गिरा, बारात लेकर गए थे वहाँ गिरा, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इधर से वो अजीबोगरीब हरकतें, उसके ऊपर थोड़ी सी दौरे की कंडीशन भी आ गई, यानी हाथ पाँव अकड़ गए, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गई, रोने लग गई। तभी वहाँ पर सभी इकट्ठे हो गए। एक आंटी थी, बुजुर्ग थी वो भी, उन्होंने कहा इसको दौरा पड़ा हुआ है, अभी इसके करीब मत जाओ। दूर से खड़े होकर इसके ऊपर एक बंदा सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ता रहे। मेरे हस्बैंड जो थे थोड़ा दूर खड़े होकर आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंकते रहे। फिर एकदम से वो थोड़ा थोड़ा करीब जाने लगे। उन्होंने इसके सर के ऊपर हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी और कुछ नॉर्मल होने लगी और फिर वो सो गई। हम लोगों ने कहा कि हमें तो वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, इसके ऊपर वो चीज़ हावी हो चुकी है। हम लोगों ने नेक्स्ट डे वलीमा अटेंड करते साथ हम लोग निकल गए वहाँ से। वापस आए, उन बुज़ुर्ग के पास गए, उन्हें सारी बात बताई। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए कि वो तावीज़ बहुत ज़्यादा कीमती था जिसने 3 साल तक उस मखलूक को इससे दूर रखा। मैंने आप लोगों को कहा था वो तावीज़ इसके गले से कभी नहीं उतरना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने हिफाजत नहीं की। उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है वो तावीज़ कहाँ गया। ज़ाहिर बात है, बच्चे कहाँ इतना ख्याल रखते हैं। फिर दम वगैरह करवाया। उन्होंने कहा कि आज तो तावीज़ नहीं बनेगा, 3 दिन के बाद बनेगा, 3 दिन आपको इसकी हिफाजत करनी होगी। दम वगैरह करवा के घर वापस आ गए। वो 3 रातें और 3 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। उन्होंने मना किया था इसको स्कूल भी नहीं भेजना, अगर स्कूल भेजेंगे तो शायद ये वापस ना आए। वो चुड़ैल आफत किसी औरत के रूप में भी आकर इसको अपने साथ लेकर जा सकती है। उसका साया आज भी इसके ऊपर है, सिर्फ उस तावीज़ ने इससे दूर रखा हुआ था उसको। लेकिन अब आपने तावीज़ जैसे गुम कर दी है। अब मुझे 3 दिन पढ़ाई करनी है, 3 दिन पढ़ाई करने के बाद वो तावीज़ तैयार होगा, वो भी मगरिब के बाद इसके गले में पहनाना होगा। स्कूल से छुट्टियाँ ले ली, वैसे भी हम लोगों ने शादी के फंक्शंस के लिए छुट्टियाँ ली हुई थी। अब 3 दिन वो कमरे से कभी बाहर ही नहीं निकलती थी, रोती रहती थी या सोई रहती थी। अगर खाती थी तो एक्स्ट्रा खाती थी, बच्चों वाली खुराक नहीं थी। फिर रात तकरीबन पिछले पहर था रात का, मैं उसके पास ही सोई हुई थी। मेरी आँख खुली तो
मुझे उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई दी, वो उसके कह के गूंज रहे थे। मैंने देखा तो हिना बेड पे नहीं थी। मैं उसको आवाज़ें देने लगी। आज फिर वो 3 साल पहले की तरह सीढ़ियों में उसी स्टाइल से बैठी थी और कोने की तरफ देखकर हंस रही थी। मैं बहुत खौफजदा हुई। जब मैं उसको बुलाने के लिए गई, मैं उसके पीछे भागी, मुझे उसके पीछे एक काले रंग की बहुत बड़ी परछाई भी नजर आई, जिस तरह से बकायदा उसके पीछे कोई बहुत भारी भरकम बड़ी औरत बैठी हुई है। मेरी चीखें निकल गई। मेरे हस्बैंड भी जाग गए। हमने बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से बुलाया अपने पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड भागते हुए जब उसके करीब जाने लगे, उसको पकड़ने लगे, तो किसी चीज़ ने उसको बहुत जोर से धक्का दिया। उस सीढ़ियों में गिर भी गए। फिर हम लोग बड़े आराम से उसको लेकर आए नीचे। 10-15 मिनट हमें लगे आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते उसको वहाँ से हटाने के लिए। 3 दिन बहुत मुश्किल थे। सारा दिन अजीबोगरीब हरकतें, अजीबोगरीब स्केच बनाना, लैंग्वेज लिखना। इतने भयानक वो चेहरे ड्रॉ करती थी जो शायद हमारे तस्वुर में भी ना हो, जो वो बना देती थी। फिर राइटिंग वैसी करना। हमने उनको बार बार उनसे रब्ता किया कि बहुत मुश्किल हो रही है। फिर उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने कहा मैंने हिसार कर दिया, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी फ़ौरन से अगर मैंने उस बच्ची पर हिसार किया तो वो मखलूक उसको जानी नुकसान भी दे सकती है। तीसरे दिन जब हमने उसको लेकर जाना था, उसको इतना सख्त दौरा पड़ा था, उसने घर की चीज़ें तोड़ दी। अजीबोगरीब उसकी हालत हो गई। बाल बिखर गए, जिस्म फुल अकड़ जाता था, जिस तरह से कोई लकड़ी या कोई स्टेचू है। संभाली नहीं जाती थी और आंखें बहुत रेड हो जाना, भारी आवाज़ हो जाना, कोई और लैंग्वेज बोलना, गुस्से से घुर्राना। हमें देख देख के उठकर उसने बहुत सी चीज़ें तोड़ दी। हम चुप करके देखते रहे, डर रहे थे हम लोग कि ये कुछ कर ना ले। फिर वो कुछ काम डाउन हुई तो फिर उस पर बेहोशी तारी हो जाती थी। बेहोशी की हालत में हम उसको उन बुज़ुर्ग के पास लेकर गए। फिर उन बुज़ुर्ग ने वो तावीज़ उसके गले में डाला और कहा कि अब ये तावीज़ आखिरी बार बना है। अगर अब ये तावीज़ इसके गले से उतर गया या फिर ये तावीज़ आप लोगों ने घुमा दिया तो फिर ये बच्ची नहीं बचेगी। फिर वो मखलूक किसी भी तरह से इसको अपने साथ लेकर जा सकती है। बहुत डर लगता था। तावीज़ गले में आया तो कुछ वो नॉर्मल हुई, भूल गई। उसको तो याद ही नहीं था कि वो क्या करती थी क्या नहीं। बस ये बताती थी कि मुझे एक औरत नजर आती है। जब हम उससे उसका हुलिया पूछते थे वो बताती थी कभी वो बड़ी खूबसूरत होती है, कभी उसका चेहरा बहुत डार्क ब्लैक भी हो जाता है। जब मैं तावीज़ पहनती हूँ तो डार्क ब्लैक चेहरे वाली मेरे सामने आती है, और जब मैं तावीज़ उतारती हूँ तो वो बड़े खूबसूरत चेहरे में मेरे सामने आती है। तो तावीज़ के बाद फिर अल्लाह का शुक्र है वह गुजरता गया, वो सामने आना हट गई। हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया डर के। यहाँ पर उसका बसेरा ना हो गया हो। नए घर में चले गए। अब नए घर में जब हम लोग गए वहाँ पर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन कभी कभार वो कुछ ऐसी बातें और हरकतें कर जाती थी जिससे डर लगता था। फिर माशाल्लाह से अब उसकी 12 साल है तो अभी वो ठीक है। अभी भी उसके गले में वो तावीज़ है। आप सब उसके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह से सेहत तंदुरुस्ती दे और वो मखलूक कभी भी इस पर वापस ना आए। अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। कभी भी उनको शाम के बाद पार्क्स में, झूलों पर, ऐसी जगहों पर ना लेकर जाया करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें बताया कि शाम के बाद झूलों के ऊपर जिन्नात होते हैं। जिन्नात के बच्चे खेलते कूदते हैं वहाँ पर। बाज़ औक़ात तो बच्चे ही हावी हो जाते हैं। कहते ये है कि बड़े जिन्नात से ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक छोटे जिन्नात बच्चे भी होते हैं। लेकिन इसके पीछे तो जिस तरह से एक गैर बड़ी मखलूक चुड़ैल लगी हुई थी, शुक्र है अभी तक वो चीज़ कंट्रोल है। आप भी इसके लिए दुआ करिएगा। तो ये मेरी बेटी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया सारा आपका। अल्लाह आपकी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये बात बिल्कुल ठीक है लिसनर्स कि जब भी लोग शाम के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद जैसे पार्क होते हैं वहाँ पर बच्चों को लेकर जाते हैं, कोशिश करें कि वहाँ पर अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनके ऊपर हिसार रखें, आयतुल कुर्सी पढ़ कर रखें कि उनको चीज़ें डराएं ना, जिन्नात उनके पीछे ना आए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इकरा शेयर कर रही है। इकरा कहती है मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ। मैं अपनी सिटी का नेम और अपने हॉस्टल का नेम नहीं बताना चाहती। हम लोगों का जो हॉस्टल है वो बहुत ज़्यादा सेफ ज़दा है। हॉस्टल बहुत ज़्यादा बड़ा है और हॉस्टल में
स्टूडेंट्स उस तादाद से नहीं हैं। हम लोगों के हॉस्टल में अक्सर रात के वक्त चीखों पुकार सुनाई देते हैं। ऐसी आवाज़ें आती हैं जिस तरह से लड़कियों की, औरतों की चीखों की आवाज़ें होती हैं। पहले हमें समझ नहीं आती थी कि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। हम लोग समझते थे कि शायद बिल्ली होती है। डस्टबिन से वो जिस तरह से हम लोग चीज़ें खाकर फेंकते थे, रैपर होते थे, चीज़ें होती थी, वो खाने के लिए आती है। लेकिन हम लोगों के हॉस्टल में बाथरूम है, जो बाथरूम साइड है, टॉयलेट साइड है, वहाँ पर बाथरूम वाली साइड पर एक तो जहाँ से हम लोग बाथरूम वाले हिस्से में एंटर होते हैं, एक वो दरवाज़ा है, एक उसकी बैक साइड पर भी एक दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा पता नहीं किस साइड पर खुलता, को खाली प्लॉट है या पता नहीं कौन सी जगह है, वो हॉस्टल का ही हिस्सा, लेकिन वहाँ पर कभी कोई आया गया नहीं है। मैं एक दफ़ा वॉशरूम में गई, 10 बजे का टाइम था रात, तो मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। अभी मैं जस्ट वॉशरूम में गई ही थी, मुझे उस दरवाजे की तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, जिस तरह से उस दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है और बाकायदा तौर पर कोई वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा है, कभी रोने की, कभी हंसने की, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ये सब देखकर सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं जल्दी से बाथरूम से बाहर आई। जैसे मैं बाथरूम से बाहर आई तो जिस बाथरूम में मैं थी उसके दरवाजे को बहुत जोर से किसी ने बंद किया। मैं चीखना मारती हुई भाग गई वहां से। अब सेकंड फ्लोर पर भी एक बाथरूम था, मैं वहां पर भागती भागती ऊपर चली गई। उस बाथरूम में जब मैं थी, वहां से मैं बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ, बिल्कुल गैलरी में सामने दीवार के साथ एक लड़की खड़ी है। मुझे लगा कि शायद जैसे मैंने उस लड़की को देखा, वो लड़की बड़े अजीबोगरीब अंदाज से गैलरी की तरफ जाने लगी। मुझे लगा कि शायद सेकंड फ्लोर की कोई लड़की होगी। मैं तेजी से भागती हुई बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा सामने कोई लड़की भी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं फौरन से नीचे आ गई, अपने रूम में आ गई। मेरे सर में बहुत सारा दर्द शुरू हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगने लग गया था। मेरी रूममेट जो थी वो सोई हुई थी। सुबह जब वो जागी तो मैंने उससे सारी बात बताई और उस बाथरूम के बारे में भी बताया कि इस बाथरूम में मुझे ऐसे ऐसे महसूस हुआ है। उसने कहा कि मेरे साथ भी 2 से 3 बार ये हो चुका है। मैं उस बाथरूम में जब भी जाती हूँ, अगर वॉशरूम में कोई और ना हो, दूसरे के बाथरूम अगर खाली हो, तो बाथरूम के उस दरवाजे की तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। मैंने उसे कहा क्या जब हम लोग कॉलेज से वापस आएंगे तो देखेंगे वो उस प्लॉट में भला है क्या, वो प्लॉट किस जगह पर खुलता है, वो दरवाज़ा क्या है। उसने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है खोलने की, छोड़ो। मैंने उसे कहा कि एक दफ़ा देखना तो चाहिए। यार हम लोग कॉलेज चले गए, कॉलेज से वापस आए, असर का टाइम था। हम लोग बाथरूम की तरफ गई, वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। ऐसे महसूस हो रहा था कि जिस तरह से उस दरवाजे को बड़े अरसे से बंद किया हुआ है, और वो जो दरवाज़ा है वो जिस तरह से कभी खुला ही नहीं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कोशिश करके थोड़ा सा दरवाज़ा खोला कि उस तरफ देखिए आखिर वहाँ से है क्या, क्योंकि ऊपर से भी नज़र नहीं आता था, उस तरफ जाने का रास्ता नहीं था। हम लोग दरवाज़ा खोल कर थोड़ा सा आगे होकर देखने लगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा कुंडी जैसे बाकायदा होती है, टूटे फूटी कुर्सियाँ और अजीबोगरीब दरख्त थे। बहुत बड़ा सा एक प्लॉट था। अभी हम लोग झांक कर देख ही रहे थे तो तभी मेरे साथ जो लड़की थी, मेरी फ्रेंड सानिया, वो ये कहने लगी वो देखो सामने कोई है। हमने दरख्त के पास बाकायदा एक परछाई सी देखी, सफ़ेद सी कोई परछाई थी, बस वो गायब हो गई। हम लोग तो बहुत डर गए। हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लगी। हर रात हमें अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। हर रात हमें ऐसा लगता था कि जिस तरह से बाहर गैलरी में कोई है, और बाकायदा जिस तरह से कोई लड़की है वो आवाज़ें देती है। हमारे दरवाजे के आसपास तो वो बहुत ज़्यादा दिखने लगी, इस तरह से कि हॉस्टल की बाकी लड़की अगर बाथरूम में जाने के लिए बाहर निकलती थी तो वो ये कहती थी कि तुम्हारे दरवाजे के आगे कोई लड़की खड़ी होती है। हम लोग तो बहुत डर गए कि अब हम लोग क्या करें। शायद हम लोगों को वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान होने लगी कि कौन लड़की बाहर खड़ी होती है। इसी तरह से एक रात की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों बैठकर पढ़ रही थी। तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था।
नेक्स्ट डे हम लोगों की कॉलेज से छुट्टी थी, तो हम लोग स्टडीज़ कर रही थी, कुछ हम लोगों के असाइनमेंट्स थी वो कंप्लीट कर रही थी। तभी एकदम से हम लोगों के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोबारा दस्तक हुई और उसके बाद हम लोगों ने पूछा कि बाहर कौन है, तो वो हम लोगों के साथ वाले रूम की ही कोई लड़की थी। उस लड़की ने कहा कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, एक काम है। हमें लगा कि शायद कुछ स्टडीज़ का पूछना होगा। जब हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वो उसने कहा कि वो सानिया तुम्हें बाथरूम में बुला रही है। मैंने कहा सानिया बाथरूम में बुला रही है? सानिया तो अंदर कमरे में है। उसने आगे बाकायदा झांक कर देखा और अंदर आकर कहा कि नहीं, इसको मैं अभी बाथरूम में देख कर आई हूँ, ये तो बाथरूम में ही खड़ी थी। और इसने कहा था कि इकरा को भेज दो। सानिया बड़ी डर गई, मैं भी डर गई कि ये क्या। उसने कहा कि मैं कसम उठाकर कहती हूँ, अभी वॉशरूम से ये देखो मेरे हाथ अभी भी गीले हैं, ये वहाँ पर खड़ी थी और कह रही थी इकरा को जल्दी बाथरूम की तरफ भेज दो। हम लोग तो बहुत डर गई। हम लोगों ने उससे बताया कि ये पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोगों ने वो जो टॉयलेट एरिया में वहाँ पर बाथरूम वाली साइड पर एक दरवाज़ा हम लोगों ने वो खोल कर देखा था, क्योंकि जब भी हम लोग बाथरूम में जाते थे उस तरफ से कोई नॉक करता था और बाकायदा आवाज़ आती थी। जब हम लोगों ने झांक कर देखने की कोशिश की तो हमें एक सफ़ेद सी परछाई नज़र आई थी। उसके बाद से ये काम ही शुरू हो गया। उसने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें पता नहीं वार्डन ने मना किया था कि बाथरूम वाली साइड पर जो दरवाज़ा है उसको कोई भी ना खोले, क्योंकि वो दरवाज़ा उन लोगों ने काफ़ी अरसे से बंद किया हुआ था। यहाँ पर पहले जो सीनियर्स थी उनमें से एक जो थी वो हम लोगों के मोहल्ले की थी लड़की। उसने बताया था कि बाथरूम वाली साइड पर अक्सर एक अजीबोगरीब कोई परछाई, कोई औरत, कोई साया नुमा नजर आता है और बहुत सी लड़कियां बाथरूम की साइड से बीमार भी होती थी। पहले वो जगह खुली होती थी, अक्सर लड़कियां उस तरफ कपड़े वगैरह जो वॉश करती थी वहाँ पर जाकर बिछाया करती थी सूखने के लिए। फिर वो सारी जो कपड़े वगैरह ड्राई करने के लिए जगह थी इस तरफ बना दी गई, क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 लड़कियाँ बीमार हो चुकी थी। वो कहती थी कि हम लोग कपड़े जब वहाँ पर बिछाती हैं सूखने के लिए तो शाम को जब कपड़े उतारने के लिए वहाँ से जाते हैं तो वहाँ से औरत की आवाज़ें आती हैं। बल्कि एक लड़की को तो दरख्त के पास कोई औरत नज़र भी आई थी, उस लड़की को तो दौरे पड़ने लग गए थे। इसके बाद से वो जगह बिल्कुल बंद कर दी गई। वहाँ पर वो जो दरवाज़ा लगा था उसको बंद करके ये मशहूर कर दिया गया कि उस तरफ जिन्नात है, वहाँ पर नहीं जाना। तुम लोगों ने क्या सोचकर उस दरवाजे को खोला? जब हम लोगों को पता चला हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गई, डर गई कि अब हम लोग क्या करें। हम तो वो खोल बैठी थी और वो चीज़ हमारे पीछे आने लग गई। फिर उस लड़की ने यही कहा कि तुम लोग अपने ऊपर हिसार रखा करो, बावजू रहा करो, और तुम लोगों को कोई भी आवाज़ आए तो तुम लोग उसके पीछे मत जाना, क्योंकि कहते हैं कि जिन्नात अक्सर जब किसी के पीछे लगते हैं तो फिर उनको आवाज़ें भी देते हैं, उनके सामने भी अपना आप जाहिर करते हैं। तो अब तुम लोगों को अपनी हिफाजत बहुत ज़्यादा करनी होगी। उसके नेक्स्ट डे हम लोगों को ऑफ था तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग घर जाती हैं और घर वालों को बताती है ये बात जाकर, क्योंकि हमने भी यहाँ पर पढ़ना था। नेक्स्ट डे हम लोगों ने कॉल की, हम लोग घर चली गई, अपने अपने घरों में जाकर ये बात बताई। हम लोगों के मोहल्ले में एक आंटी थी, कुरान पाक पढ़ाती थी, वो दम वगैरह भी करती थी। उनके पास में गई तो जब वहाँ पर दम वगैरह करवाया तो उन्होंने कहा कि जिन्नात का असर है, साया जिन्नात का। उस जगह पर उन्होंने कहा कि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, वो जगह सेफ ज़्यादा है, और वो जो तुम लोगों को बिल्लियों की आवाज़ें आती हैं, बिल्लियाँ दिखाई देती हैं, वो भी सब जिन्नात हैं। तुम लोग जब बाथरूम में जाते थे उस दरवाजे की तरफ तो वो चीज़ें थी, अपना आप जाहिर करती है, तंग करती है। जिन्नात इसी तरह से वो इंसानों के ऊपर हावी होते हैं, उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करके। फिर उन्होंने दम वगैरह किया। उन्होंने कहा कि अपने गले में आयतल कुर्सी का नक्श वगैरह पहनो, यानी आयतल कुर्सी लिख कर उसको तावीज़ की सूरत में हिफाजत के लिए गले में पहना। मैंने भी, मेरी फ्रेंड जो थी वो एक गाँव से बिलोंग करती थी, वो भी किसी साहिब के पास गई, उन्होंने भी जिन्नात से रिलेटेड बातें बताई और उसको भी एक तावीज़ दे दिया। हम लोग हॉस्टल में वापस आ गई 2-3 दिन के बाद। जब हम लोग वापस आई तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद हमें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि हमें कोई आवाज़ दे रहा है या हमारे कमरे के बाहर कोई दिखाई दे रहा है। लेकिन हॉस्टल की कुछ और लड़कियाँ जो थी वो अक्सर शिकायत करती थी कि हम लोगों को बाथरूम वाली साइड से बहुत डर लगता है रात के वक्त, बिलखसूस रात के वक्त जब बाथरूम की तरफ जाते हैं वो जो दरवाजे की दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ें आती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वो हॉस्टल है, अभी भी हम लोग हॉस्टल में ही होती हैं। तो
ये जो मैंने आपको बात बताई है ये आज से 2 साल पुरानी है। अभी हमारे 2 साल की स्टडीज़ है और यहाँ पे अभी भी अब जैसे सर्दी स्टार्ट हो गई है तो रात के वक्त हॉस्टल वाली साइड से बहुत सी उस दरवाजे की तरफ से रोने की आवाज़ें आती हैं। कभी वो आवाज़ें बिल्लियों की लगती है, कभी औरतों की लगती है। बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये हमारी हॉस्टल की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। जिससे मैंने हॉस्टल्स पर पहले भी बहुत सी स्टोरीज दी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हॉस्टल जो है वो अक्सर सेफज़दा हो जाते हैं क्योंकि एक तो बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, दूसरा वहाँ पर उस तरह से लोग रहते नहीं हैं। यानी लड़कियाँ रहती तो हैं लेकिन कुछ अरसे के लिए जैसे वो खाली भी हो जाते हैं। फिर हर 2-3 साल के बाद बैच चेंज होते हैं, लड़कियाँ चेंज होती हैं। कुछ लोग भी पोजेस्ड होते हैं, सेफज़दा होते हैं, उनकी वजह से भी जिन्नात वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। तो जिस जगह पर भी आपको ये महसूस हो कि जिन्नात है या आपको कोई मखसूस सी आवाज़ आ रही है, मिस्टीरियस आवाज़ आ रही है, तो उन जगहों की तरफ नहीं जाना चाहिए। वहाँ से फ़ौरन हट जाना चाहिए, या तो कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाएं जो दरवाजे बंद हो, जिस तरफ से आवाज़ें आ रही हो वहाँ पर आना जाना ना हो, उनको मत खोलें क्योंकि बाज़ औक़ात हिसार बांध कर भी दरवाज़ों को बंद किया जाता है ताकि उस तरफ कोई जा ना सके। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में भी कहानी आएगी, पुरस्कार वाक़यात में इंशाल्लाह कल वाक़यात आएंगे, इनको भी विजिट करिएगा। आप लोग बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहे खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।